हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आपको बताते चले, जिस इंदिरा ने व्यक्ति को जिसे बेटा माना, जो संजय गांधी के लिए जेल गए, क्या वो अब कांग्रेस छोड़ देंगे? यही सवाल भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। साल 1980 की बात है जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पहली बार कमलनाथ सांसद बने थे। फिर वहीं के होकर रह गए, उनको छिंदवाड़ा से हराना नामुमकिन हो गया था। उनका कद कांग्रेस में बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कमलनाथ शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सीधा सवाल जब उनसे किया गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको बताते चले, 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ ने एमपी में बीजेपी से सत्ता छीन ली थी, लेकिन सिंधिया के गुगली की वजह से कमलनाथ को सत्ता गंवानी पड़ी, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब चर्चा कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की हो रही है कि 2024 की राजनीति के लिए कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मध्य प्रदेश की सियासी फजा इतना ज्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है? क्या कमलनाथ बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे नकुलनाथ की राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का एक और किला ढहने से ये कम नहीं होगा। आपको बताते चले, अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस का दिग्गज चेहरा बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, एसएम कृष्णा, ये सिर्फ नाम भर नहीं बल्कि कभी कांग्रेस पार्टी के ये तमाम स्तंभ रहा करते थे जो आहिस्ता आहिस्ता बिखरते हुए चले गए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते गए। इसके बाद तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो अब आपके सामने है। आज बात होगी कि अगर कमलनाथ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? क्या 2024 के पहले कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा? क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जो कांग्रेस अपने ही खेमे को नहीं संभाल कर रख सकी वो देश को क्या संभालेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। इनकार की बात नहीं है। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। ना इनकार किया ना इकरार किया। भले ही कमलनाथ ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन सियासी गलियारों में खबर है कि वो हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लेंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप लोग इतना एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। यानी मध्य प्रदेश की सियासी हवा दिल्ली से बदलने वाली है। जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, उसका अब मोह भंग हो गया है। इंदिरा के जमाने से कांग्रेसी कमलनाथ ने इशारों में छिंदवाड़ा की जनता को शुक्रवार को ही ये बता दिया था। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूँ कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उनके साथ ही संगी रहे दिग्विजय सिंह को अब भी इस बात पर यकीन नहीं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और
सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी आते हैं तो वो अकेले नहीं आएंगे। उनके साथ 12 कांग्रेस विधायक या पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? सियासी गलियारों में कमलनाथ और नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ने को हवा तब और मिली जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद नकुलनाथ ने बायो बदल डाली। कमलनाथ और नकुलनाथ के पाला बदलने की अटकलों का बाजार गर्म तब और हो गया जब एमपी में बीजेपी प्रवक्ता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ नकुलनाथ की फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए जय श्री राम लिखा है। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, राहुल गांधी की यात्रा जब से शुरू हुई है कांग्रेस में धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। सिलसिला मिलिंद देवड़ा से शुरू हुआ, इस बीच कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। अब बारी कमलनाथ और नकुलनाथ की बताई जा रही है। आगे न जाने कितने और लाइन में लगे हैं जो चुनाव आते आते कांग्रेस को बाय बाय कह देंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या मध्य प्रदेश में और ज्यादा कमल खिलाने के लिए कमलनाथ अब भाजपा का दामन थाम लेंगे? चर्चा काफी तेज है, लेकिन वहीं बताते चले कमलनाथ को अगर छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक मध्य प्रदेश से आकर इस बात का खंडन कर रहे हैं कि नहीं वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, यानी कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई चली जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत हमारे साथ कमलनाथ की आवाज से दिल्ली से मौजूद हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, और मौसमी सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले रवीश पाल, आपके ही पास आते हुए क्या जानकारी मिल रही है, कब तक उम्मीद की जाए? क्योंकि एक तरफ बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी बता रहे हैं कि नहीं वो तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे थे, वो कैसे बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कल ही रात में बात हुई, लेकिन कमलनाथ को अगर छोड़ दिया जाए, सभी इस बात का खंडन कर रहे हैं। कमलनाथ कहां हैं, आगे क्या कदम हो सकता है, कब जा सकते हैं बीजेपी में, क्या जानकारी? रवीश। देखिए चित्रा, अगर हम बात करें खंडन की तो कांग्रेस के नेता तो लगातार खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, जिनके बीजेपी में जाने के कयास है, वो दोनों पिता पुत्र की जोड़ी जो है वो इस पर चुप है। अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ ने मीडिया से बात की, उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मैं ऐसा कोई फैसला लूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन देखिए कई सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं, अब संदर्भ ऐसे आ रहे हैं सामने, जिसके बाद ये लगातार जो अटकलें हैं अब ये धीरे धीरे विश्वास में बदलती हुई दिख रही हैं, ये संभव होती प्रतीत हो रही हैं। कमलनाथ लगातार आक्रामक रहते थे भाजपा पे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर कमलनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर हम बात देखें, कमलनाथ का दौरा जो है वो 18 फरवरी तक था छिंदवाड़ा में, लेकिन वो दौरा उन्होंने एक दिन पहले ही खत्म कर दिया। वो अचानक से आज दिल्ली चले जाते हैं अपने बेटे के साथ। तीसरी बात, उनके ही सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक रहे नरेंद्र सलूजा, उन्होंने जब भाजपा में ज्वाइन किया था उसके बाद से वो लगातार कमलनाथ पे हमलावर रहते थे, लेकिन आज अचानक से उनका ट्वीट आता है कमलनाथ की फोटो के साथ जय श्री राम लिखा हुआ। चौथी बात, कमलनाथ के बेटे ने जब अपना प्रोफाइल बदला एक्स पर, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे कमलनाथ समर्थकों नेताओं के साथ भी ये तस्वीर सामने आने लगी। वो भी लगातार एक के बाद एक अपने प्रोफाइल बदल रहे हैं। थोड़ी देर पहले सज्जन वर्मा ने अपना प्रोफाइल बदल दिया, और ये प्रोफाइल बदलना बता रहा है कि बहुत जल्दी बीजेपी का प्रोफाइल इन लोगों के साथ जुड़ने वाला है। रवीश, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, आपके पीछे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, जिन्होंने कुछ देर पहले अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश ने यह मान लिया कि एमपी के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में एमपी हैं। तो कमलनाथ के दिल में भी नरेंद्र मोदी आ गए क्या? उनके बारे में क्या खबर, कब शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है अशोक?
देखिए, जिस ढंग से चित्रा कमलनाथ के बयान आ रहे हैं कि मैं बता दूंगा जब भी कुछ होगा आपको जानकारी दूंगा, वो खंडन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का। जब उनसे पूछा जा रहा है, नहीं तो कह सकते थे वो नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, 9 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा अब सांसद है, हमेशा से वो गांधी परिवार के भी नजदीक रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर के और खुद को पार्टी में उतनी तरजीह न देने से नाराज चल रहे हैं। उनका इस्तीफा लिया गया था, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, और उसके बाद राज्यसभा में वो जाना चाहते थे तो उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। बहुत सारे ऐसे हालात बने, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, आगे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा। और जो माहौल है, जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी को लेकर के, उसमें भी ये दिख रहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं खुद को तो लेके पोजीशनिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने बेटे के फ्यूचर को लेके भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर आगे सिक्योर किया जाए, और वो सिक्योर उनको लग रहा है कि बीजेपी में हो सकता है। ऐसी खबरें जो आ रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी बात को डिनाई नहीं किया है। कांग्रेस के नेता बेशक इस बात को लेकर डिनाई करें कि नहीं वो नहीं जा रहे हैं, उनका पुराना संबंध है गांधी परिवार से, कांग्रेस से, हमेशा से बीजेपी विरोध की राजनीति की, लेकिन कमलनाथ ने अभी तक इस बात को लेकर डिनाई नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन ओपन रख रहे हैं, और कोई भी नेता शामिल होने से पहले हमेशा से कोई भी घोषणा नहीं करता है। अशोक चौहान ने भी जब शामिल हुए थे बीजेपी में, उससे पहले ये कहा था कि मैं बताऊंगा समय आने पर, आप 1-2 दिन में फैसला लूंगा। बिल्कुल। कमलनाथ अभी दिल्ली आ गए हैं तमाम कार्यक्रम रद्द करके, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उनका रास्ता बीजेपी की तरफ ही जा सकता है। जिस ढंग से हालात बन रहे हैं, बीजेपी के नेता क्योंकि इस अधिवेशन में मशरूफ हैं, 2 दिन की जो बैठक है 17-18 की, कल दोपहर के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी, समापन हो जाएगा 3-4 बजे के आसपास, तो उसके बाद हो सकता है कुछ फैसला होगा आगे जाने को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस में वो कंफर्टेबल महसूस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मौसमी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आपको बताते चले कि पहले से ही 2/3 बहुमत बीजेपी के साथ है। सज्जन सिंह वर्मा बड़ा नाम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि एक तरफ महाराष्ट्र में एक के बाद एक करते हुए तमाम नेता शिफ्ट होते हुए चले गए, अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भी यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। मौसमी, इसके पीछे वजह भी है। अगर मैं 2023 विधानसभा के ही रिजल्ट को देखूं, जहां पर खुद कमलनाथ उम्मीदवार थे, वहां पर उनको अगर 1,32,000 यानी कि 56% वोट मिलते हैं, तो वहीं बीजेपी के विवेक बंटी साहू जो मात्र 43 साल के थे, उनको 95,000 और तकरीबन 40% वोट शेयर, जो कमलनाथ के सामने कोई हैसियत उस तरीके से नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी यहां पर एक चुनौती देने की कोशिश की थी। क्या कमलनाथ को एहसास हो गया कि अब तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का है, आगे कोई फ्यूचर भी नहीं दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सरकार में रहने के बावजूद और तोड़फोड़ करने के बावजूद 2020 में फिर से प्रचंड बहुमत से आ जाती है, तो अपना और अपने बेटे का भविष्य सिक्योर करने के लिए वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मौसमी, मौसम बदल रहा है, इसका अंदाजा हो गया है उनको? देखिए, मौसम बदलने से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की व्यथा आप देखें, तो मैं देख रही थी कि 1991 नरसिम्हा राव सरकार जब थी, तब से कमलनाथ जो है लगातार मंत्री रहे। उस समय वो पर्यावरण मंत्री रहे, उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी रहे, मनमोहन सरकार में वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, और उसके बाद मध्य प्रदेश असेंबली में लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। फिर उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वो लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे थे, और वो लगातार इस रेस में थे। और लगातार जिस तरह से लगभग आधा दर्जन मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज कमलनाथ ने जब कांग्रेस केंद्र में थी तो कमलनाथ को मिले, उसके बाद से जैसे मामला खटाई में कब पड़ा चित्रा, जब जो सरकार है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की गिरी, उसी के बाद से मामला लगातार खटाई में पड़ता गया। कई बारी कमलनाथ से बोला गया कि आप दिल्ली आ जाइए, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और वो लगातार वहां पे चेहरा बने रहे। जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो सुना कि कमलनाथ 1 भी रुपया खर्च करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, अब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ क्यों राहुल गांधी के लिए आई है। मैं भीतर कार्य की खबर आपको बता रही हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता का कहना है कमलनाथ की तरफ से तब से इख्तियार किया जाने लगा, और
आखिरी जो कील कही सुशांत पूरे भाई हमारे साथ, हाँ। खटास में तब आई ठीक जब है। उनको राज्यसभा की जो नामांकन भरना था, तो उसके लिए उनका नाम आगे नहीं किया। मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। सुशांत, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया उनकी लेते हुए सुशांत मेहरा, फौरन मैं आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी इस वक्त प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रविश श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हुए तहसीन पूनावाला जी, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है आपने कहा कमलनाथ शपथ लेंगे, मेरी रोज फोन पर बात होती है, रोज ये होता है, रोज वो होता है। अब आप ही खबर बता दीजिए कि क्या होने वाला है, बीजेपी में कब शामिल होने जा रहे हैं कमलनाथ? बात हुई है, फोन पर नहीं हुई है? नहीं हुई है, बट अगर आपकी खबर सच्ची और आज तक की हमेशा खबर सच्ची होती है, तो फिर मेरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। शपथ लेंगे लेकिन उस साइड से लेंगे, इस साइड से नहीं लेंगे। तो अगर आप बट जोक्स अपार्ट, मैं किसी व्यक्ति और मेरी उनसे बात हुई, बट मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। मैं ये सोचना चाहूंगा कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्यों, अगर कोई भी सीनियर लीडर हो, जो लोग ऑलरेडी चले गए, मैं उन पर बोलूंगा, मिलिंद देओरा जी हो, अशोक चौहान जी हो वगैरह, या कोई और हो, क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और भाजपा को भी ये सोचना होगा कि जिन व्यक्तियों के पीछे वे कहते थे कि वे करप्ट थे या भ्रष्ट थे या दंगे में इन्वॉल्व है, कमलनाथ जी के पीछे तो मैं जानता हूं, जब 2018 में, और आप ही ने कवर किया था चित्रा जी, जब वे मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के नेता जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब भी उन पर केस चल रहा है जो सिख राइट्स का है, भाजपा ने इन पे आरोप लगाया है। तो दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे देश के लिए अच्छी है। लेकिन खास करते भाजपा तो इस वक्त जीत रही है और अभी मोमेंटम भी है भाजपा के पास, ये सच्चाई है। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो मतलब सीनियर आप भी कह रहे हैं कि 370 आराम से बीजेपी को मिल जाएंगे, क्या आपकी बातों से ये समझा जाए? 370 नहीं आएगा। 370 के लिए तो ये कवायद है ना, बीजेपी की ये कवायद तो 370 के लिए ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ एक लोकसभा की सीट छिंदवाड़ा की थी जिसको बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार। या लगातार कमलनाथ जब से 1980 में वो उतरे, सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर 1996 का लगातार कमलनाथ जीते या उनके घर से कोई जीता है। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि एक भी सीट बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है कहीं पर। ये देखिए, ये बीजेपी की एक अग्रेसिव पॉलिसी है और इससे हमें सीखना चाहिए। जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, जैसे मैं, इससे सीखना चाहिए। वो किसी भी सीट को नहीं छोड़ते, हर चीज पे वो अपनी पॉलिटिक्स करते, वो आगे के दाव सोचते, जो भी दाव करते वो अगले 5-10 साल के लिए सोच कर करते। ठीक है। एक हमें भी सोचना होगा, हम जो विपक्ष में है, कि जो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, उनको ऐसी क्या, हर व्यक्ति तो इसलिए नहीं जा रहा कि उन पर केस है या कुछ है, तो क्यों हमसे लोग छोड़कर जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, अगर आपका इंडिया टुडे ग्रुप में से कोई जाएगा तो कम से कम एक बार पूछे कि आप क्यों जा रहे, कहां जा रहे। हमें रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए हमें रास्ता खुला रखना चाहिए। और टैलेंटेड लोग अगर जाएंगे, अच्छा टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे वहां कौन आ रहा है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा आकर फिर चले गए टीएमसी में। हमारे वहां कौन आ रहे हैं, जरा देखना चाहिए। कुछ कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। तो अगर टैलेंटेड लोग जाकर टैलेंटेड लोग वापस आ रहे हैं, तो ये बातें क्यों नहीं समझाते आप कांग्रेस आला कमान को? ये बातें बीजेपी को नहीं, कांग्रेस आला कमान को समझाने की जरूरत है ना कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस की स्थिति क्या बन गई है। 3 महीने पहले तक जो कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जो कांग्रेस को जिताने में लगे हुए थे मध्य प्रदेश में, अगर वो पलटी मार कर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी तो वेलकम करेगी। बट ऑब्वियसली कि जहां जहां वो नहीं जीती है, उन नेताओं को शामिल करा के उसका जो 370 का टारगेट है उसको पाना चाहेगी। लेकिन एक के बाद एक, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर नेता छोड़ते, गुलाम नबी आजाद जैसा नेता जम्मू कश्मीर से चला जाता है तो वास्तव में सोचने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आते हुए, अब देखिए मुझे याद आ जाता है जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद संजय गांधी को एक मामले में जेल हुई थी, तो इंदिरा गांधी ने मिलने के लिए भेजा क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित थी, किताबों में जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद कमलनाथ जाते हैं और वहां पर कुछ झगड़ा कर लेते हैं, जिसके बाद अवमानना के मामले में कमलनाथ को भी जेल में भेज दिया जाता है। तो गांधी परिवार से इस तरह का रिश्ता रहा है। और बीजेपी जब से पॉलिटिक्स में आई है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त ये कांग्रेस, लेकिन यहां पर कांग्रेस युक्त क्या होती हुई नहीं चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी। विशाल मिश्रा जी, जो बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों से नवाजे जा रहे हैं, तो आपका जो कार्यकर्ता, ये नेता इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसका क्या होगा फिर विशाल जी? नहीं, देखिए चित्रा जी, जहां तक ये जो समाचार आ रहा है कि पार्टी शायद छोड़ने की बात है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात है, तो इसका एक उत्तर मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ये वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी है।
इस आंधी में शायद ही कोई बचे। और ये उसी का प्रतिरूप हम देख रहे हैं कि एक करके जितने भी बड़े नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि कहीं कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता है, उसके मन में कोई बिक्षोभ या उसके मन में किसी भी प्रकार की निराशा, मुझे ऐसा कतई नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर आम कार्यकर्ता का उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना किसी बड़े कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है, और कार्यकर्ता होता है। तो ये कह देना कि किसी पार्टी से कोई आएगा तो जो वर्तमान कार्यकर्ता है वो उसको रिप्लेस करके वो कहीं अपनी एक अलग पोजीशन बनाएगा, मुझे तो इसमें कहीं कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज कांग्रेस पार्टी को ये जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या कारण है कि एक एक करके उनके सारे नेता पार्टी को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें याद है अच्छे से, हम लोग आप ही के चैनल पे डिबेट कर रहे थे, वो कुछ G20 या G30 बना था जी, उन लोगों ने G23 कांग्रेस का G23 मतलब ग्रुप 23 बना था, जिसमें एक बड़ी जो है मेमोरेंडम दिए गए थे कि ये किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। कहीं ना कहीं इन सबकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो उसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो वो क्या था, वो लोगों के अंदर की जो भावनाएं थी, जो उनकी फीलिंग थी। उसको लोकतंत्र बताती है कि हमारे पार्टी के नेताओं को अपनी बात कहने का पूरा फ्रीडम है, इस वजह से उन लोगों की ओर से बनाया गया। चित्रा जी, बिल्कुल लोकतंत्र की बात वो करें, ठीक है, लेकिन उस लोकतंत्र के तहत जो बातें कही गई, क्या उनके ऊपर कोई कार्य हुआ? ठीक है, आज तो कांग्रेस पार्टी को खुद से ये सवाल करना चाहिए। ठीक है। और रही बात नहीं, और तो अब दूसरी बात, आप इसके पहले देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ क्या हुआ था, दरकिनार कर दिया गया था। यहाँ पे मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? अरे सारे सवालों का आप जवाब दे रहे हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त बीजेपी होती हुई चली जा रही है, इसका क्या जवाब होगा? मैं आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्या ये नीतीश कुमार के बीजेपी का हिस्सा या एनडीए का हिस्सा बनने का साइड इफेक्ट है? बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन फिर से कर लिया, इसी का असर अब देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। राजीव रंजन जी, देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के साथ वैचारिक दूरियां भी थी, और कहीं ना कहीं अनेक क्षेत्रीय दल कांग्रेस की वजह से उभर करके आए, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय जो भावनाएं थी उनके, वो क्षेत्रीय अस्मिता के प्रतीक के तौर पर वो ज्यादा अपने लोगों के करीब थी। नीतीश कुमार जी ने एक मुश्किल कार्य अपने हाथ में लिया, और इन दूरियों को खत्म करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर दिलाया, और फिर बैठे, काफी हद तक गलतफहमियां दूर हुई और तब पट्टा की बैठक हुई। अब मैं उसके विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद के दिनों में इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कांग्रेस की रणनीति थी, तेलंगाना में उन्होंने समेटा था, ये कर्नाटक में उन्होंने जेडीएस के आधार वोट को अपने साथ करने के बाद एक कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही थी उनके यहाँ कि वो अन्य क्षेत्रीय दलों को बहुत ज्यादा तरजीह देने नहीं चाहते, और इसको उन्होंने आजमाया 3 राज्यों के चुनाव में। 5 राज्यों के चुनाव में 3 ऐसे राज्य थे जहां मध्य प्रदेश को लेकर के खास तौर पर समाजवादी पार्टी की आपत्तियां सामने आई। हमारे कुछ लोग लड़ रहे थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों को उनके राज्यों में भी बड़ी हिस्सेदारी लेकर के आएंगे। लेकिन कमोबेश वो हवा महल की तरह वो सारी चीजें साबित हुई, और बुरी हार के बाद परिदृश्य बदलने लगा। फिर इंडिया गठबंधन को लेकर के जो उसकी प्रासंगिकता थी, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर सवाल खड़े किए, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन वो पहल उस तरह से होती हुई नहीं दिखी जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। और देश में अगर आप एक सशक्त विकल्प देना चाहते हैं, कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका होगी, इसको कोई नकारेगा, लेकिन क्षेत्रीय दल भी ये चाहते थे कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार जी, और उनके अलग होने के बाद कांग्रेस के अंदर जो वो तबका जो लंबे समय से असंतुष्ट था, उसे ऐसा लगा कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का नहीं है। राहुल जी की अपरिपक्वता की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पुराने जो नंबर हैं उनको दोहरा पाना भी शायद उनके लिए आसान नहीं, और एक भगदड़ सी बची। और जिस तरह से ये पूरी कवायद है, आप महाराष्ट्र देख लीजिए,
एक पर एक बड़े छत्रप निकल करके चले। ठीक है। और मध्य प्रदेश की स्थिति से लेकर के जिन राज्यों में वो मुकाबले में कमजोर हो सकते थे या कहीं अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल सकते थे, वहां बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। यकीनन तो जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रही है। रवि श्रीवास्तव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप उसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, अब यहां पर तो जो इंडिया गठबंधन की नाव बनी हुई थी उसमें जो सबसे मजबूत पार्टी थी उसी के नेता छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो फिर अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। रवि श्रीवास्तव जी, कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता, अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता अगर छोड़ दें ठीक चुनाव के 1.5 महीने पहले, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम तो है, ये बात तो सभी पैनलिस्ट ने मान ली है। मगर एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि कमलनाथ जी का जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे उसके पहले से आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन ने एक रैली प्लान की थी कि वो पहले रैली भोपाल में होगी, मगर उसका सबसे पहला विरोध कमलनाथ ने किया था। बिल्कुल। थोड़ा बहुत उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो कहानी थी वो भी आपको याद होगी, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार से के मिलने गए। अरे 2016 में उन्होंने हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनवाया था छिंदवाड़ा में, बहुत लेकिन वो 2016 की ही बात है सर, आज की कोई नई बात तो है नहीं ये। हाँ नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि नंबर एक चीज तो ये है कि जिस तरह से किसी प्रतिष्ठित एंकर के चैनल छोड़ देने से चैनल बंद नहीं होता, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी किसी बड़े नेता के जाने से कोई फर्क पड़ते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ। ठीक है, आपने मान लिया कि भाई पहले 52 सीटें थी, एंकर लोग आजकल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, मतलब सीधे अब पूर्व सीएम और बड़े बड़े नेताओं से ही तुलना हो रही है ना सर? आपको हाँ। एक बात नोट करनी पड़ेगी। आ जाते हैं कमलनाथ जी पर। कमलनाथ जी, बायोडाटा बदल लिया नकुलनाथ ने, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी हटा ली, यहाँ पर एक्स पर उन्होंने अपना बायो चेंज कर लिया है। ठीक है, वो जा रहे हैं, हो सकता है जा रहे हो, कोई वो बात नहीं है। हाँ। मगर अब तक आपने जिन 1 दर्जन नेताओं के नाम गिनाए उनमें से पेमा खांडू और ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ करके बाकी सब तो हाशिए पर ही है। और ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेज दिया है, जतिन प्रसाद यूपी में थे उनको मंत्री बना दिया है, तो ये मतलब रास्ते खोलते हुए चले जा रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए आगे कुछ इतना मुश्किल तो हो नहीं रहा है। सबको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है बीजेपी प्लान करके रखी हुई है। कांग्रेस के पास तो सीटें नहीं है, तो वो किसी को राज्यसभा में भेजने की स्थिति में भी नहीं है अभी। तो कम से कम अपना भविष्य बचाने के लिए 6 साल के लिए जाके राज्यसभा में ही बैठ जाओ। हाँ। ये उनकी सोच हो सकती है। हाँ। मगर एक बात और है कि जितने नेता हैं और जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता उनके साथ अशोक चव्हाण के साथ जाने वाले हैं, वो कोई नहीं गया। हाँ। जो अभी कहा जा रहा है कि कमलनाथ जाएंगे तो 12 और चले जाएंगे पूर्व विधायक और विधायक, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। सर सिंधिया जी के बारे में भी आप लोग ऐसा है, आरपीएन सिंह का चेहरा दिखा रहे हैं, इनको भी भेज दिया है राज्यसभा। कुशीनगर के बड़े नेता हैं, आप देखिए एक एक करके हम तमाम चेहरे दिखा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर के जितिन प्रसाद बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, ये भी चले गए, बीजेपी में इनको मंत्री बना दिया गया। अल्पेश ठाकुर, सोचिए आपके गुजरात का कितना बड़ा चेहरा था, युवा चेहरा थे, वो भी चले गए। अनिल एंटनी पूर्व रक्षा मंत्री के बेटे, आप सोचिए ये भी चले गए। और कैप्टन अमरिंदर जी, ये तो इतने वरिष्ठ थे, तो वरिष्ठतम नेताओं से लेकर युवा चेहरे तक सब। एसएम कृष्णा जी पूर्व मंत्री यूपीए सरकार के, ये भी चले गए। अशोक चव्हाण पूर्व सीएम, ये भी चले गए। रवि श्रीवास्तव जी, मंथन तो करना पड़ेगा ना कांग्रेस में कि दिक्कत कहां पर हो रही है। आप एक तरफ न्याय यात्रा चला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप ही के जो नेता है वो अन्याय करते हुए आपको पीछे धकेल रहे हैं और बीजेपी की गाड़ी में जाकर सवार हो जा रहे हैं। इस बात का मंथन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से किया जाना चाहिए और कांग्रेस इस बारे में विचार कर भी रही होगी, ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो नहीं कर रही है। मगर स्थिति ऐसी है कि आज वो अपने पुराने नेताओं को रोक पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कुछ अपनी दूसरी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं कि उनका भविष्य सुनिश्चित हो जाए और मुझे भी राज्यसभा 6 साल के लिए मिल जाए। तो ये सोच करके, मगर जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, जो राहुल भाई बार बार कहते हैं, राहुल गांधी, कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। तो जो विचारधारा से ही अपना नाता तोड़ बैठे, उनके बारे में तो जो जनमत है वो निर्णय करेगा अपना। अब सर ये कौन सी विचारधारा है? अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल जाती है ना।
बाला साहब ठाकरे की पार्टी से अपनी सहूलियत के हिसाब से हम गठबंधन करते हैं, उधर यकीनन बीजेपी भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से अपनी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज करके जम्मू कश्मीर में, तो विचारधाराओं को टूटते हुए हमने देखा है पॉलिटिक्स में। ये किसी एक पार्टी के ऊपर ऐसा, नीतीश कुमार की पार्टी को भी विचारधारा के आधार पर आप घेर सकते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजनीति में अगर हम ये कहें कि विचारधारा के हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं तो ये बात सही नहीं है, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आपके नेता चुनाव के ऐन पहले अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं। तहसीन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के भीतर जो बात कही थी, एनडीए अब की बार 400 पार, बीजेपी अब की बार 370 पार, 370 का तिलक लगाएगी जनता, ये कहते हुए नजर आए। और कांग्रेस पार्टी को कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोग 40 सीटें जरूर जीतें, जैसा कि ममता बनर्जी ने उधर पश्चिम बंगाल में कहा है। तो सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस ने 2014 में किया था, 44 सीटें जीतकर। अभी भी स्थिति उसके लिए बहुत बेहतर नहीं है तहसीन पूनावाला जी। जी चित्रा जी, इस बात को मैं ह्यूमिलिटी से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त गंभीर है, और क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मुझे ये लगता है कि इस बात की हमें आत्मचिंतन करनी चाहिए कि क्यों लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। आप ही के आज तक पे जो आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का चेहरा दिखाया, मैं गिन रहा था, और मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहता था करीबन 12 से 13 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा ज्वाइन कर दिए। ये कोई भाजपा को क्लीन सर्टिफिकेट नहीं है, ये बताता है भाजपा के पास कोई आइडियोलॉजी है नहीं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ मुख्यमंत्री रहा है 1 बार 2 बार, जैसे अशोक चौहान जी, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूँ, या गुलाम नबी आजाद जी, जिनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े मास लीडर नहीं थे, तो बट फिर भी ये क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात राज्यसभा की कही गई, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, सिर्फ इस टर्म में नहीं, इसके पहले भी कुछ लोग जिनको भेजा गया, क्या वे लोग वो काबिल है कि राज्यसभा में जाके कांग्रेस का प्रतिनिधि करे? मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। एक जमाने में कांग्रेस के जो स्टॉलवर्ट नेता होते थे या भाजपा के जो स्टॉलवर्ट नेता होते थे, किस तरह के डिबेट्स होते थे पार्लियामेंट के अंदर, किस तरह की बातें उठाई जाती थी। राजेश पायलट जी को देख लीजिए, माधवराव सिंधिया जी, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किस तरह की बातें होती थी, डिबेट्स होते थे। आज के जो नेता है, क्या उस तरह के उनपे वो वेटेज है कि वो टेक ऑन कर सकते हैं भाजपा को, सत्ता पार्टी को? जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, अरुण जेटली जी थे राज्यसभा में, सुषमा स्वराज जी थे, सोमनाथ जी चैटर्जी थे, जब स्पीकर नहीं थे ऑपोजिशन के अंदर, कांग्रेस को टेक ऑन करते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहसीन जी को भेजना चाहिए? हाँ। अगर मैं जाऊंगा चिता जी, हाँ। मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूं, अगर मैं जाऊंगा मैं लोकसभा के रूट से जाऊंगा, मुझे राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, क्या वो केपेबल है इस वक्त जाने के लिए? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ लोग जो गए इस सेशन में, क्या जो अच्छे प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के अच्छे बात प्रवक्ताओं की नहीं है, बात इंटैक्ट करने की है। आपकी जो पार्टी है वो अपने नेताओं को इंटैक्ट करके क्यों नहीं रख पा रही है? राज्यसभा की बात तो अलग है। तहसीन जी, एक और सवाल का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। मुझे अच्छे से याद है 1979 में इंदिरा गांधी जब कमलनाथ के पक्ष में 1980 के इलेक्शन में प्रचार के लिए वो जाती है 1979 में, तो वो कहती हैं कि राजीव और संजय गांधी के बाद ये मेरा तीसरा बेटा है और आप इसको जरूर जिताइए, और 80 में वो जीत जाते हैं। मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ पर सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उनकी ओर से कहा गया है अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा ने और क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। कमलनाथ को लेकर अभी सिर्फ अटकलें हैं, हालांकि खारिज क्या उनकी ओर से किया गया है, जरा सुन लेते हैं सज्जन सिंह वर्मा को। राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के साथ माना जा रहा है बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा मान, अपमान और स्वाभिमान। तहसीन पूनावाला जी, अब इन 3 शब्दों के जरिए ही बताने की जरूरत नहीं है कि राह उनकी किधर है। उन्होंने कहा है कि जहां मान, अपमान और स्वाभिमान का जिक्र करते हुए
उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी और ये नहीं कहा कि वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। मैं अब भी ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी नहीं जाए, बीजेपी में वो वे प्रवेश नहीं करेंगे। मैं अभी भी ये उम्मीद रखा हूँ, लेकिन बात एक कमलनाथ जी की नहीं है, बाकी बात एक प्रिंसिपल की है कि लोग हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं और बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए, इस पर हमें मंथन जरूर करना चाहिए। अगर लोग छोड़कर जा रहे तो कोई ना कोई वजह होगी। हर व्यक्ति तो डरता नहीं है, हर व्यक्ति तो घबराता नहीं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में अक्सर रोज बात करता था कमलनाथ जी से, और मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश चुनाव हारने की वजह कमलनाथ जी नहीं थे कि उन्होंने किसी एंकर को इंटरव्यू दिया, उसे तो 2 लोगों ने ज्यादा उनकी बात सुनी ना, उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चुनाव हारने की वजह ये थी कि हमने सनातन को गाली दी। चुनाव हारने की वो वजह ये थी कि हमने कास्ट सेंसस की बात मध्य प्रदेश चुनाव में उठाया, जो वहां का मुद्दा नहीं था। इससे कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट चले गए थे कांग्रेस से। तो ये इन चीजों पे हमें मंथन करना चाहिए। अगर ये कहना है कि कमलनाथ जी इस वजह से हार गया, उस वजह से हार गए, या वे जिम्मेदार थे हार की, तो अगर कमलनाथ जी जिम्मेदार थे हार की, तो फिर बाकी हारों की जिम्मेदार कौन है? ठीक है। जो लोगों के नीचे हम हारे, कितने सूबे हारे, जिन सूबे में हमने 15-15 साल शासन किया, हाँ। वो क्यों राज्यसभा या लोकसभा में जा रहे? मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जरा सोचिए, दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेटे के साथ थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अभी तो दिग्गज नेता हैं, जब तक शामिल नहीं हो जाते हैं। खबरें तेज हैं कमलनाथ को लेकर, लेकिन कमलनाथ के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कहानी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सिर्फ उसको अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बड़ा मंथन चल रहा है। 2024 के चुनावों के मद्देनजर मोदी जी का धन्यवाद वहां पर दिया जा रहा है। 10 सालों में जो कामकाज और जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, उसको लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि कमलनाथ की आगे की राह कमल की तरफ, कमल की दिशा की ओर कैसे बढ़ चुकी है। और कमल का फूल जहां पर खिला हुआ है मौजूदा वक्त में, सबसे बड़ा दिल्ली का मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता। हिमांशु, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ वहां पर मंथन। अब ये बताइए, क्या आज ही पहुंचेंगे बीजेपी का दामन थामने के लिए या वेट एंड वॉच की स्थिति है? क्या है खबर कमलनाथ को लेकर हिमांशु? देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि अभी जो है 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। लेकिन आज देर रात या कल देर शाम तक जो है कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उससे मुलाकात कर सकती है, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष से। तो ये माना जा सकता है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर जो है कमलनाथ जो है अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मैं बहुत देर से एक चर्चा को सुन रहा था चित्रा जी। एक चीज माननी पड़ेगी कि कांग्रेस से छोड़ के नेता क्यों आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप देखिए 2004 से 14 तक कई ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी छोड़कर चले गए, या तो कांग्रेस में शामिल हुए, अन्य दलों में, या उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। जब कमजोर नेतृत्व होता है तो पार्टी के लोग वहां से छोड़कर जाते हैं। जब उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता है तो वो दूसरी जगह अपने भविष्य को तलाशते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मदन लाल खुराना ने पार्टी छोड़ी थी, उमा भारती छोड़ के गई थी, बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ी थी, किरण रिजिजू जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है, ऐसे तमाम कई नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए या तो दूसरी पार्टियों में शामिल होते, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी। ये जब नेतृत्व कमजोर होगा तो वहां पर पार्टी छोड़ने का सिलसिला नजर आएगा, और जब नेतृत्व मजबूत दिखेगा तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपने 2 अभी तक मुख्यमंत्रियों का जिक्र नहीं किया है। गिरिधर गोमांग जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ जो है वो सदन के अंदर एक वोट दिया था, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है 1999 में गिर गई थी। और दूसरे जो है दिगंबर कामत जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अब से लगभग 3 महीने पहले ही उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा था। तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं
जो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य के लिए या अपने परिवार के भविष्य के लिए यहां पर नजर आए हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनका मुख्यमंत्री बनाया गया है। चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, माणिक शाह हो, या फिर जो है वीरेंद्र सिंह हो, प्रेमा कांडू हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको तवज्जो दी गई है, जिनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं और उनके नेतृत्व को आगे लाया गया है। उनको अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये काबिल नेता है, इनको नेतृत्व दिया जा सकता है, तो दिया भी गया है। हेमंत विश्व शर्मा के लिए ये कहा जाता है कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में आज नॉर्थ ईस्ट क्यों हिमांशु, अब तो वो पोस्टर बॉय बन गए हैं बीजेपी के, हिंदुत्व के। हर जगह उनको बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बुलाती है, हेमंत विश्व शर्मा को। बिल्कुल, हेमंत विश्व शर्मा एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे तो जाने ही जाते हैं। मैंने जब उनसे एक बार बात की थी आज तक के एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस के लोग छोड़कर आते हैं वो उनसे जरूर पूछ लेते हैं कि कैसी पार्टी है, क्या यहाँ मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कांग्रेस में नहीं मिल रहा है तो वो बताते हैं कि अच्छा मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि दिगंबर कामत भी आपसे पूछ के आए, तो उन्होंने कहा आने से पहले कुछ लोग पूछ लेते तो वो भी उसमें शामिल है। और बड़े सारे कांग्रेस के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं और अंदर की खबर उनको पूरी रहती है। ये बातें मेरे ही साथ इंटरव्यू में राजधानी दिल्ली में उनकी ओर से कही गई थी। फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजीव रंजन जी, तो क्या ये माना जा सकता है कि मौजूदा कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, अब की बार एनडीए 400 पार कर जाएगा या अभी भी चुनौतियां कई बड़ी हैं आप लोगों के सामने? देखिए, ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी रणनीति के साथ बीजेपी का नेतृत्व काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और अमित शाह जी का जो प्रबंधन है, पार्टी का एक विशाल सांगठनिक आधार है, अनेक सहयोगी उनके साथ जुड़े हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई है वो तो एक अलग बात है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्थिति मजबूत नहीं थी वहां उन्हें क्षेत्रीय साझेदारों का साथ मिला है। इसीलिए ये लक्ष्य हासिल हम कर पाने में सफल होंगे, इसकी पूरी उम्मीद। चलिए ठीक है, जो दावे आप कर रहे हैं आपके दावे में कितना दम है इसके लिए करना होगा हमें इंतजार। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर ही दंगल की स्थिति बनी हुई है। वो कमलनाथ जिन्होंने 22 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं, 76 साल के कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, तो माना यही जा रहा है कि नकुलनाथ के अपने सियासी भविष्य के लिए और उनको भी बीजेपी बड़े बड़े प्रोमिसेस क्या कर रही है, जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक के बाद एक नेता छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उसके हिसाब से ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति दिनों दिन और ज्यादा मजबूत होती हुई 2024 में चली जाएगी। अब कांग्रेस कैसे करेगी कमबैक, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।